वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम भाषा विज्ञान का लेक्चर 5 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषिक संरचना एवं भाषिक प्रकार। ठीक है, तो भाषा की संरचना कैसे हुई, साथ ही उसके क्या कार्य हैं, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए भाषिक संरचना के तत्व। भाषा अध्ययन के दो संदर्भ हैं, प्रयोजनात्मक और संरचना परक। यानी कि भाषा का अध्ययन जो है हम दो तरीके से करते हैं, एक तो प्रयोजन परक और एक संरचना परक। प्रयोजन परक के संदर्भ में कहा जा सकता है कि भाषा संप्रेषण का एक आदित्य उदाहरण है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने विचारों को व्यक्त करता है अपितु उसे दूसरे तक संप्रेषित भी करता है। यानी कि प्रयोजन परक अगर हम भाषा को देखें तो उसके विषय में कहेंगे कि जब भाषा का संप्रेषण होता है, ये क्या है, एक आदित्य उदाहरण है। यानी कि भाषा का एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना भाषा के जरिए। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है किसका, प्रयोजन परक भाषा का। तो भाषा के माध्यम से न केवल व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है बल्कि दूसरे तक उसे पहुंचा पाता है, यानी संप्रेषित करता है, उससे बोल पाता है, उससे अपने विचार शेयर कर पाता है और उसके सुन पाता है, उनके विचारों को समझ पाता है। संप्रेषण के संबंध में देखा जाता है कि इसके एक छोर पर वक्ता अर्थात लेखक होता है जो किसी संदेश विशेष को भेजता है, और दूसरे छोर पे श्रोता अर्थात पाठक होता है जो इस संदेश को ग्रहण करता है। वक्ता और श्रोता के संदेश की पृष्ठभूमि में भाषा रहती है। ठीक है, तो वक्ता और श्रोता जो दो लोग होते हैं, इनके संदेश की पृष्ठभूमि यानी इनके बीच में जो बातें होती हैं उसे वही क्या होती हैं, मतलब इनके बीच की जो भाषा है उसका माध्यम क्या है, भाषा। ठीक है, इसी भाषा के माध्यम से वक्ता और अव्यक्त संदेश को व्यक्त करता है और भाषा में इसी अभिव्यक्त संदेश को श्रोता सुनकर अर्थ के रूप में ग्रहण करता है। अब यहाँ पे ये जो भाषा है ये एक माध्यम है जिसके जरिए मैं अपनी जो बात है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। मतलब अव्यक्त संदेश, ऐसा संदेश जो कि आपको नहीं पता, वो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ और आप जो भी कहते हैं, यानी श्रोता जो कि सुन रहा है और वो सुनते हुए जो भी कहता है हमसे, वो सब क्या है, वो भाषा के अंतर्गत आती है। और हमारी कही बात का जब वो सुन के अर्थ निकालता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि मैंने आपसे कुछ कहा, जैसे मैंने कहा ये एक पेन है, ठीक है, तो उसे आपने सुना और उसके बाद आपने देखा और आपने रिएक्ट किया, आपने समझा कि ये चीज़ क्या है, ये पेन है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, श्रोता द्वारा सुनकर अर्थ के रूप में उसे ग्रहण करना। आगे देखिए, भाषा के संप्रेषण के द्वारा ही व्यक्ति अपने भाषाई समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है, उनके साथ विचार विनिमय करता है और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है, यानी भाषा के संप्रेषण के द्वारा, यानी भाषा के जरिए ही, भाषा के द्वारा जब वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो वो अपने भाषाई समुदाय का एक सदस्य अन्य सदस्यों के साथ क्या है, संबंध स्थापित कर पाता है, एक अच्छा सदस्य बन पाता है। उनके साथ विचार विनिमय करता है, यानी अपने विचार और उनके विचार एक दूसरे तक आदान प्रदान करवाता है, एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं। अब सहयोग भी तो तब करेंगे ना जब हमें कोई बात पता होगी। तो संरचनात्मक संदर्भ का संबंध भाषा की प्रकृति से है, यानी कि उसकी संरचना कैसे हुई, तो इसे क्या है, भाषा की प्रकृति, उसके अंतर्गत आएगा संरचनात्मक संबंध। तो यह संदर्भ इस पक्ष को स्पष्ट करता है कि भाषा क्या है। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, भाषा क्या है, ना कि भाषा क्या करती है। ठीक है, इसे ये मतलब नहीं है कि भाषा क्या करती है, भाषा एक दूसरे तक विचार प्रदान करती है, इस चीज से मतलब नहीं है। संरचनात्मक संबंध का अर्थ है कि भाषा होती क्या है। ठीक है, भाषा क्या चीज है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में हम जिस भाषा की बात करते हैं वह वास्तव में मानव भाषा का एक प्रकार है, जैसे हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी आदि। संप्रेषण के व्यापक संदर्भ में हम कभी कभी भाषा शब्द का प्रयोग अन्य संदर्भों में भी करते हैं। हम किसी पशु पक्षी के संप्रेषण को भी भाषा मान लेते हैं और आंखों से व्यक्त होने वाले सूचना व्यापार को भी आंखों की भाषा कहने लगते हैं। ठीक है, यानी पशु पक्षी जब बोलते हैं उसे भी हम भाषा मान लेते हैं, साथ ही आंखों से जो भी सूचना दी जाती है, यानी कि आंखों से अगर कुछ इशारा किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं, आंखों की भाषा मान लेते हैं। वास्तव में इन संदर्भों में हम भाषा का लाक्षणिक अर्थों में प्रयोग करते हैं, अन्यथा मानव भाषा अपनी प्रकृति में गुणात्मक स्तर पर
इनसे पृथक एक वस्तु है। तो वास्तव में देखा जाए तो इन संदर्भों में हम भाषा का क्या करते हैं, लाक्षणिक अर्थों में प्रयोग करते हैं। अन्यथा मानव भाषा क्या है, अपनी प्रकृति में गुणात्मक स्तर पर इनसे अलग एक वस्तु है। आगे देखिए यह मानव भाषा ही है जिसके द्वारा न केवल हम बोलते हैं बल्कि बातचीत करते हैं, और यह मानव भाषा की अपनी प्रकृति का ही परिणाम है कि हम उसके माध्यम से एक और विगत घटनाओं पर विचार कर सकते हैं और दूसरी ओर भविष्य की संभावित घटनाओं की कल्पना भी कर सकते हैं। यानी भाषा ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें किसी चीज़ का पता चलता है, किसी घटना का पता चलता है, उस पर हम विचार कर पाते हैं, उसके बारे में दूसरों को बता पाते हैं, उसके बारे में सुन पाते हैं और भविष्य से संबंधित जो घटनाएं हैं उनकी कल्पना भी कर पाते हैं। आगे देखिए, भाषा सार्थक प्रतीकों की एक व्यवस्थित श्रृंखला है, यानी कि सार्थक प्रतीकों की एक व्यवस्थित कड़ी है और उसकी महत्वपूर्ण इकाई वाक्य अनुशासित शब्दों की एक व्यवस्थित श्रृंखला है। यानी कि उसकी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो क्या है, वाक्यों को अनुशासित शब्दों की, वाक्य जो होते हैं उनमें अनुशासित शब्दों की एक व्यवस्थित क्रम है या श्रृंखला है। हम चाहे भाषा की बात करें या वाक्य, उपवाक्य, पद, बंध पद आदि सार्थक इकाइयों की, यह सभी संरचनात्मक नियमों में बंधकर ही व्यक्त होते हैं। जब ये नियम टूटते हैं तब भाषा का प्रयोग अशुद्ध और अमान्य हो जाता है। ठीक है, तो जब ये नियमों को तोड़ा जाता है तो भाषा का जो अर्थ है वो अशुद्ध हो जाता है, भाषा का कोई अर्थ नहीं रहता। ये व्यवस्थापरक नियम ही भाषिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये जो व्यवस्थापरक नियम है ये क्या करते हैं, भाषिक संरचना का निर्माण करते हैं। भाषिक संरचना अपने प्रकार के आधार पर शब्द संबंधों का एक नया आयाम स्थापित करती है। भाषिक संरचना जो है अपने कार्यों के आधार पर क्या करती है, शब्द संबंधों का एक नया आयाम या एक नया रूप स्थापित करती है। अतः स्पष्ट है कि व्यवस्थापरक नियमों और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भाषिक इकाइयों के भीतर पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था उस इकाई की संरचना है। तो यहाँ आप समझे कि भाषिक संरचना क्या होता है। भाषिक संरचना है जो व्यवस्थापरक नियम है और व्याकरणिक कार्य हैं, उन सब के आधार पर जो भाषिक इकाइयों के भीतर पाए जाने वाले संबंध हैं, यानी जो भी भाषिक इकाई है उनके भीतर आसपास जो पाए जाने वाले संबंध हैं उसकी व्यवस्था ही क्या कहलाती है, भाषिक संरचना कहलाती है। आगे देखिए, आधुनिक भाषाविद डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने भाषा संरचना की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए इसके निम्नलिखित लक्षणों का संकेत किया है। ठीक है, पहला देखिए, किसी भाषिक इकाई की संरचना उसे इकाई में स्थित संबंधों की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, संरचना का संबंध इकाई के रूप के साथ है, ना कि उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम के साथ। नेक्स्ट है, संरचना अभिव्यक्ति परक तथ्य न होकर बोधात्मक यथार्थ है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक इकाई के आधार उसके अंगों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का प्रकार है। आगे देखिए, संरचना संबंधी नियम अपनी संख्या में सीमित और प्रकृति में सर्जनात्मक होते हैं। आगे देखिए, अब आता है भाषा संरचना का स्वरूप तथा प्रकार। ठीक है, भाषा एक शब्द का नाम नहीं है बल्कि वह शब्दों के योग से बने सार्थक वाक्य का समुच्चय है। तो भाषा केवल एक शब्द का नाम नहीं है, ये क्या है, शब्दों के योग से बने सार्थक वाक्य का समुच्चय है। मनुष्य के वाग्यंत्र से निकली सार्थक ध्वनियां ही संयोजित रूप में भाषा का आकार ग्रहण करती हैं। वाग्यंत्र आपको पता है क्या होता है, गले में जो ये यंत्र होता है ना जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, और विशिष्ट प्रयोजन के लिए व्यवहार्य बनती हैं, यानी कि उसके बाद क्या होता है, किसी काम आने का मतलब ये फिर उसके बाद किसी काम आती हैं। ठीक है, पहले भाषा का आकार ग्रहण करते हैं उसके बाद ये किसी काम आती है। वो काम क्या है, एक दूसरे तक विचार अपने पहुंचाने। भाषा के इसी महत्व को ध्यान में रखकर भाषाविद ने यह ज्ञात करने का प्रयास किया है कि भाषा की निर्णायक तत्व क्या है, इन निर्णायक अंशों का भाषा के स्वरूप तथा कार्य में क्या योगदान है आदि। भाषिक संरचना का उद्घाटन करने के कारण भाषा के अध्ययन की यह मनोदृष्टि संरचनात्मक नाम से विख्यात हुई है। किस नाम से विख्यात हुई है, संरचनात्मक नाम से विख्यात हुई है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इस मनोदृष्टि का मुख्य रूप से आरोपण फ्रेंच विद्वान सेस्यूर ने किया। उन्होंने भाषा को एक संरचना के रूप में स्वीकार किया और यह निरूपित किया कि भाषाविद का उद्देश्य संरचना की निर्माण प्रक्रिया में निहित व्यवस्था का साक्षात्कार एवं वर्णन करना है।
तो उन्होंने क्या बताया कि भाषाविद का उद्देश्य क्या है, संरचना की निर्माण प्रक्रिया में निहित व्यवस्था का साक्षात्कार करना यानी ध्यान देना और उसका वर्णन करना है। आगे देखिए, भाषा के दो भौतिक तत्व हैं, अंश तथा समग्रता। इन भौतिक तत्वों के मध्य दो प्रकार के संबंध कार्यरत रहते हैं, अंश का अंश से संबंध, अंश का समग्रता से संबंध। इन तत्वों के प्रकार्य यह भी दो प्रकार के होते हैं, अंश का प्रकार्य और समग्रता का प्रकार्य। तो ये आपको एज इट इज याद करना है, अच्छे से याद करना है कि भाषा के दो भौतिक तत्व होते हैं, अंश तथा समग्रता, और इन तत्वों के दो प्रकार्य होते हैं, अंश का प्रकार्य और समग्रता का प्रकार्य। संरचना का स्वरूप निर्णायक अंश की संख्या, उनके संबंध एवं प्रकार्य पर निर्भर करता है और इस आधार पर कोई भी संरचना सरल, जटिल तथा जटिलतम हो सकती है। भाषिक संरचना एक जटिलतम संरचना का उदाहरण है क्योंकि यह एकाधिक संरचनाओं से निर्मित संरचना है, अर्थात भाषिक संरचना अथवा व्यवस्था में कई उपव्यवस्थाएं होती हैं और ये सभी उपव्यवस्थाएं परस्पर अंतः संबंधित होती हैं। यानी कि भाषिक संरचना को सरल रखना है, जटिल बनाना है, जटिलतम बनाना है, ये किस पे निर्धारित करता है, संरचना के स्वरूप पर। ठीक है, भाषा संरचना एक जटिलतम संरचना का उदाहरण है। क्या है, भाषिक संरचना किसका उदाहरण है, जटिलतम संरचना का उदाहरण है, क्योंकि यह एक से अधिक संरचनाओं से निर्मित संरचना है, अर्थात भाषिक संरचना अथवा व्यवस्था यानी भाषिक संरचना कह लो या भाषिक व्यवस्था कह लो, कुछ भी कह लो, एक चीज कह लो, कई उपव्यवस्थाओं से बनी होती है और ये सभी उपव्यवस्थाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं यानी एक दूसरे से संबंध रखती हैं। किसी भाषा की ध्वनियां निश्चित क्रम से संयोजित होकर जहां एक तरफ शब्द, पदबंध और वाक्य का निर्माण करती हैं, वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट अर्थ की भी अभिव्यक्ति करती हैं। इसी प्रकार शब्दों को मात्र समूहबद्ध करने से वाक्य निर्मित नहीं होता, बल्कि शब्दों को सुनिश्चित क्रम में संयोजित करने पर वाक्य की प्रतीति होती है। आगे देखिए, अतः स्पष्ट है कि भाषिक संरचना कई उपव्यवस्थाओं की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था है जिसका प्रत्येक अंश या घटक महत्वपूर्ण होने के साथ साथ घटकों से भी संबंधित होता है। इसका अपना निश्चित प्रकार्य है और अन्य अंशों से मिलकर वह किसी पृथक उद्देश्य को पूर्ण करता है। साथ ही समग्रता में उसका एक विशिष्ट स्थान और प्रकार्य होता है। आगे देखिए, भाषा संरचना के प्रकार्य उसकी प्रकृति से संतृप्त होते हैं। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्न वाक्यों का अध्ययन किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप उदाहरण देखिए। पहला है राम कल आएगा, दूसरा वाक्य है श्याम आम खाएगा। इन दोनों वाक्य की भाषिक संरचना पर गहराई से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों वाक्यों की संरचना में अंतर है, क्योंकि अपने अमूर्त और प्रक्रियात्मक स्तर पर इनकी प्रकृति इस प्रकार है। पहले में देखिए, पहले में क्या है, कर्ता, क्रिया विशेषण, आक्रामक क्रिया, यानी ये है कर्ता, ये क्रिया विशेषण और ये है आक्रामक क्रिया। ठीक है, दूसरे में कर्ता, कर्म और सक्रामक क्रिया, ये है कर्ता, कर्म और ये सक्रामक क्रिया। ठीक है, अब अगर देखिए हम इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे ये राम है, काम का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राम कल आएगा, आज आएगा, परसों आएगा, कब आएगा, यहाँ पे ये चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, आएगा, नहाएगा, जाएगा, खाएगा, ये हम कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, शाम को हम बदल सकते हैं, ये तो नाम है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें कल, ठीक है, तो अगर सिर्फ आप काम बदलते हैं, क्या आप बदल सकते हैं आम की जगह? ठीक है, और उसकी जगह अगर यहाँ पे खाएगा, खाएगा की जगह आप बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बदलने का कार्य नहीं हो सकता। इसमें क्या है, अगर हम गहराई से इसे देखें तो इसमें बदलाव, जैसे इसमें बदलाव आ सकता है ना, वो बदलाव इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, आगे देखिए, संरचना अपने प्रकार के आधार पर शब्द संबंधों का एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। यह आयाम किसी एक वाक्य में प्रस्तुत और व्यक्त शब्दों के साथ अप्रयुक्त और अव्यक्त होने के शब्दों के संबंध का संदर्भ है, जो भाषा की संभाव्य इकाई है, भले ही उनका इस वाक्य में प्रयोग ना हुआ हो। तो भाषिक संरचना अपने प्रकार के आधार पर शब्द संबंधों का क्या है, एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। यह आयाम किसी एक वाक्य में प्रस्तुत और व्यक्त शब्दों के साथ अप्रयुक्त और अव्यक्त शब्द, इन शब्दों के संबंध का संदर्भ है। ठीक है, जो भाषा की संभाव्य इकाई है। क्या है, भाषा की संभाव्य इकाई है, भले ही उनका उस वाक्य में प्रयोग ना हुआ हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवस्थापरक नियमों और व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर भाषिक इकाइयों के भीतर पाए जाने वाली संबंधों की व्यवस्था उस
इकाई की संरचना है। यह इकाई भाषा के किसी भी स्तर पर देखी जा सकती है। संरचना पर आधारित व्यवस्थापरक नियम ही हमारे भाषा ज्ञान के मूल आधार होते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना कमेंट देके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।